हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। सो गाइज, आज हम क्लास 6 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि आपके न्यू एनसीईआरटी एनईपी के अकॉर्डिंग बेस्ड है। सो भाई, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है। सो ये चैप्टर स्टार्ट होते ही एक वर्ड आता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? ठीक है। सो भाई, डाइवर्सिटी के बारे में पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। तो भाई, डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है, भाई यहाँ पे बायो का मतलब है लाइफ। ठीक है, बायो का मतलब लाइफ है, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, है ना। किसकी वैरायटी की बात कर रहे हैं हम? लाइफ की वैरायटी की बात कर रहे हैं। इस अर्थ पे, पृथ्वी पे जो लाइफ की वैरायटीज हैं, इतने सारे स्पीशीज हैं। अगर हम मैंगोज की बात करें, उसके भी हजारों स्पीशीज पाए जा रहे हैं, वैरायटीज पाए जा रहे हैं। ठीक है। डॉग की बात करूं तो डॉग के बहुत सारे वैरायटीज पाए जाते हैं। इन्हीं सभी कलेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या कह रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी कह रहे हैं। सो यहाँ पे पहला डेफिनेशन है बेटा, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी प्लांट्स की हो सकती है भाई, एनिमल्स के हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के भी हो सकते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस आया था, उसके बहुत सारे स्ट्रेन्स वेरिएशन आ रहे थे, वो भी एक तरह से बायोडाइवर्सिटी में ही तो काउंट हो रहा भाई। अच्छा, इट एग्जिस्ट एट 3 लेवल। 3 लेवल्स पे बायोडाइवर्सिटी देखी जाती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि बेसिकली वेरिएशन विद इन स्पीशीज के अंदर, डीएनए जीन के अंदर चेंजेस आने की वजह से जो वेरिएशन आता है उसको जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। ठीक है। दूसरा जो है भाई, वो है स्पीशीज डाइवर्सिटीज, वेराइटीज ऑफ स्पीशीज। ठीक है। यहां पे थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि यहां पे जो वेरिएशन आता है भाई, वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन जो आता है इन द जीन पूल, इन द जीन पूल। ठीक है, यानी जेनेटिक लेवल पे, है ना, जीन डीएनए लेवल के लेवल पे जो वेरिएशन होता है उसे जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। स्पीशीज डाइवर्सिटी में वैराइटीज ऑफ स्पीशीज आ गए, जो बहुत प्रकार के स्पीशीज हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वो यहाँ पे कंसिडर होता है। तीसरे नंबर पे बात कर रहे हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो जो डिफरेंट हैबिटाट्स आप लोग देख रहे हो, जैसे फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ओशन हो गया, माउंटेन्स हो गए, ये सब अलग अलग प्रकार के एक तरह से इकोसिस्टम है। ठीक है। तो ये हो गया आपका इकोसिस्टम लेवल पे डाइवर्सिटी। ठीक है। एग्जांपल्स की बात करें तो भाई, मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं। ठीक है। बहुत से प्रकार के आपके एनिमल्स में भी बहुत से डाइवर्सिटीज पाई जाती हैं। ठीक है। अब बात करते हैं, व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट? क्यों जरूरी है बायोडाइवर्सिटी? तो यहां पे कुछ रीजन है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके भाई। क्या है? सबसे पहला रीजन ये है भाई कि मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। नेचर में एक तरह से बैलेंस, संतुलन बनाने का काम होता है भाई। जितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगा उतना ज्यादा नेचर बैलेंस होगा। ठीक है। जितना कम बायोडाइवर्सिटी उतना चांसेस है नेचर में डिस्टर्बेंस आने का, डिसरप्शन होने का। सेकंड भाई, बायोडाइवर्सिटी से अगर हम प्लांट की बात करें, प्लांट की बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है, तो उससे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड हमें मिलते हैं। थर्ड, मेडिसिन हमें मिलते हैं भाई। ऑक्सीजन गैस मिल रहा है प्लांट के, अगर हम डाइवर्सिटी से बात करें तो। ठीक है। और फिफ्थ रीजन है, हेल्प्स ऑर्गेनिज्म सर्वाइव एनवायरमेंटल चेंजेस, सपोर्ट फूड चेन एंड फूड वेब। भाई, एनवायरमेंट कंडीशन में जो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन आ रहा है उसमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है। फूड चेन और फूड वेब को भी सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी। इतना नोट कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब स्टार्ट हो रहा है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग। आपने क्लास में भी देखा होगा कि गर्ल्स के अलग रोज बना देते हैं, बॉयज के अलग रोज बना देते हैं। अपने घर में भी क्लासिफिकेशन आप करते होंगे। ठीक है। घर में भी एक आपने शेल्फ बना दिया जिसमें शूज रख रहे हैं, एक में कुछ और रख रहे हैं। किचन में भी क्लासिफिकेशन करी जाती है, स्पाइसेस का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, है ना। अलग अलग हम ग्रुपिंग करते हैं ना, इसी ग्रुपिंग को हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप करना, ग्रुपिंग करना, है ना, इसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन कहते हैं। डेफिनेशन की बात करें भाई, तो ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, है ना, जो कैरेक्टर्स हैं उसके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे हम ग्रुपिंग करते हैं, इसी को क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है। व्हाई क्लासिफिकेशन इज नीडेड? क्यों जरूरी है क्लासिफिकेशन? क्योंकि भाई अब ऐसी रैंडमली सारी चीजों को पढ़ नहीं सकते हो, समझ नहीं सकते हो, याद नहीं कर सकते हो। ठीक है। बट एक कोई चीज प्रॉपर सीक्वेंस में होता है, प्रॉपर ग्रुप में होता है, तो उसको याद करना, रिमेंबर करना, अंडरस्टैंड करना काफी इजी हो जाता है। ठीक है।
सो सबसे पहला है मेक्स स्टडी इजियर। क्लासिफिकेशन से चीज़ों का स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि आप एक ग्रुप की स्टडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्टडी कर लोगे तो उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उन सबका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो गया, कोई सेम ही तो होंगे भाई सभी का, ठीक है। दूसरा, हेल्प्स इन आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है ना। तीसरा हो गया भाई पहचान, है ना, शो रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में आप सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस मतलब रिलेशनशिप पता कर सकते हो अगर ऑर्गेनिज्म क्या है, एक तरह से ग्रुप्ड है यानी कि क्लासिफाइड है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी होता है, एक कीवर्ड है उससे आप याद कर सकते हो, नरसू, ठीक है, NRSU। एन से होता है नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर, ठीक है, आप नेमिंग वगैरह कर सकते हो, इजीली उसको याद कर सकते हो। आर से रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर हो गया भाई, ठीक है। एस से हो गया स्टडी, आप स्टडी आसान हो गया आपका, ठीक है। एंड लास्ट है अंडरस्टैंड, चीज़ों को आप समझ पाओगे इजीली, उनके बीच में सिमिलैरिटी डिफरेंसेस पता कर पाओगे अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लासिफाइड है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर, रिमेंबर, स्टडी, अंडरस्टैंड, ये सब चीज़ आसान हो जाता है क्या करने से, क्लासिफिकेशन करने से। तो इतना फटाफट नोट डाउन करो, देन फिर आगे प्रोसीड कर रहे हैं हम। चलिए आगे बात कर रहे हैं हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है भैया, आपने बताया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, क्या होता है, ठीक है, बट किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें, तो वही इस टॉपिक में बता रहा है। हम बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसा है। साइज और शेप के बेसिस पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। हैबिटाट के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसा फूड हैबिट्स है ना, हर्बीवोरस है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, इसके बेसिस पे हम कर सकते हैं बेटा, ठीक है। पांचवा, रिप्रोडक्शन के बेसिस पे भी हम कर सकते हैं। कैसे, कुछ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस है ना भाई, सेक्सुअल वाले अलग हैं, असेक्सुअल वाले अलग हैं, तो इसको हम ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, तो चलो भाई क्लासिफिकेशन हमने देखा क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम बात करते हैं कि सीधे क्लासिफिकेशन करके देख रहे भाई, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में सबसे पहले आ रहा बेस्ड ऑन साइज ऑफ स्टेम, ठीक है। स्टेम का जो साइज वगैरह है उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं हर्ब्स, उसके बाद आते हैं श्रब्स, तीसरा आता है ट्रीज, दो और होते हैं उसको स्पेशल टाइप में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो हर्ब्स की बात करें तो हर्ब्स को तुम ऐसे याद कर सकते हो, जो घास फूस होते हैं ना वो सारे के सारे किसमें आते हैं, हर्ब्स में आते हैं, ठीक है। ये स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट स्टेम होता है, ज्यादातर स्मॉल साइज का होता है, कुछ हर्ब्स लंबे होते हैं बट ज्यादातर स्मॉल होते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे ग्रास हो गया, मिंट हो गया, ये सब किस में आते हैं बेटा, हर्ब्स में आते हैं, एग्जाम्पल हो गया, है ना। दूसरा, श्रब्स की बात करें, श्रब्स को आप ऐसे याद कर सकते हो, झाड़ियां जो होती है ना जितनी, तो जो झाड़ियां, बुशी प्लांट्स जो होते हैं, झाड़ी नुमा प्लांट्स होते हैं, वो श्रब्स के अंदर आते हैं। इसमें मीडियम साइज वुडी प्लांट होते हैं, ठीक है, इनमें ब्रांचिंग बहुत ज्यादा होती है, मतलब ऐसे कह सकते हो ग्राउंड के नियर टू द ग्राउंड, नियर टू द बेस से ही ब्रांचिंग ज्यादा स्टार्ट हो जाती है, इसलिए बुशी अपीयरेंस आता है इनका, ठीक है। अच्छा, इसके एग्जांपल हो गया रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, सिट्रस के जो भी प्लांट है, लेमन वगैरह, वो सब इसके अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं ट्रीज। ट्रीज तो भाई मतलब नाम से इमेजिनेशन हो गया होगा कि भाई टॉल प्लांट्स होंगे, टॉल होते हैं, स्ट्रॉन्ग ट्रंक होते हैं, काफी मोटे होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। इसमें भी ब्रांचिंग होती है बट अबव द ग्राउंड, काफी थोड़ा एक हाइट पे होता है, ऊपर में होता है, ठीक है। नीचे बेस से मतलब ब्रांचिंग स्टार्ट नहीं होती, थोड़े ऊपर से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है मैंगो हो गया, नीम हो गया। तो ये हमने 3 टाइप्स में क्लासिफाई करा प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ स्टेम। 2 क्लासिफिकेशन और है जिसको हमने स्पेशल टाइप में पुट करा है, उनमें से है 4th टाइप अपना है क्रीपर्स, ठीक है। क्रीपर्स वर्ड से आता है रेंगने वाले प्लांट, है ना, रेंगने वाले को क्रीपर्स बोल देते हैं। फिर आता बेटा 5th एंड लास्ट क्लाइंबर, जो चढ़ते हैं ना, किसी सपोर्ट को लेकर के चढ़ते हैं, उसे क्लाइंबर्स कहते हैं। क्रीपर्स की बात करें तो इसमें वीक स्टेम होता है, कमजोर स्टेम होता है, तभी तो रेंगते हैं ये, है ना। अच्छा, सेकंड बात कर रहे हैं ग्रोज अलोंग द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड पे ही ऐसे फैल करके रेंगते हैं, है ना, ग्राउंड पे ही ऐसे स्प्रेड होते हैं। तीसरा, कैन नॉट स्टैंड अपराइट, क्योंकि वीक स्टेम है तो भाई अपराइट तो सीधे तो खड़े नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें वाटरमेलन, पंपकिन, स्ट्रॉबेरी। अच्छा, वाटरमेलन की बात करें, अगर ये प्लांट वैसे भी सीधा होता तो इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं, कैसे पकड़ पाता, कैसे होल्ड कर पाता,
है ना, संभाल ही नहीं पाता। क्लाइंबर्स की बात करें तो ये कोई सपोर्ट के अलोंग क्या करते हैं, ये क्लाइंब करते हैं। मान लो कोई एक सपोर्ट हो गया, कोई एक पेड़ हो गया, वॉल हो गया, उसके अराउंड ऐसे क्या होते हैं, ऊपर ग्रो करते हैं। इनमें ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पकड़ के इनको सपोर्ट देता है, ठीक है। तो इसके भी वीक स्टेम होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता अपवर्ड ग्रो के लिए, है ना। और थर्ड एग्जांपल में आ गया मनी प्लांट, पी, ग्रेप्स वगैरह, ये सब इसी के अंदर आते हैं, क्लाइंबर्स के अंदर ही आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन, ठीक है। लाइफ स्पैन मतलब कि जीवन काल, जीवन चक्र, है ना। उसके बेसिस पे प्लांट को यहाँ पे कुछ फॉलोइंग टाइप्स में क्लासिफाई करा गया। सबसे पहला एनुअल है, ठीक है, दूसरा बायनियल है, तीसरा पेरिनियल है। एनुअल क्या होता है, इनकी भैया ड्यूरेशन जिंदगी 1 साल की होती है, उसके बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है वीट, जैसे वीट एक सीजन होते हैं, उसको काट देते हैं, जो भी उसका ग्रेन वगैरह हम निकाल लेते हैं, तो क्योंकि सीजन ही एक ही सीजन ये ग्रो करता है। सेकंड बात करते हैं बायनियल। बायनियल इनका बाय मतलब 2, है ना, तो बायनियल मतलब 2 साल का इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। लाइफ स्पैन यानी कि ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं तो भाई 2 साल का ही होता है इनका, 2 सीजन का होता है। इसका एग्जाम्पल है कैरेट, ठीक है। तीसरा पेरिनियल, है ना, मेनी ईयर्स, सदाबहार, है ना। सदाबहार वैसे ही कुछ और भी टर्म के लिए इस्तेमाल होता है, बट मेनी ईयर्स, है ना, ये हर साल क्या होते हैं, इनकी मतलब फ्रूटिंग होती रहती है, ठीक है। इसके एग्जांपल है बैनियन हो गया, मैंगो हो गया एटसेट्रा। चलिए तो भाई यहाँ पे हमने प्लांट्स के क्लासिफिकेशन देख लिए 2, एक तो बेस्ड ऑन साइज ऑफ स्टेम था, ठीक है, और दूसरा है बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन। आगे बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स में भी क्लासिफिकेशन हम करते हैं, जैसे कि कुछ वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्रेट्स में बैकबोन होता है पीछे, है ना, वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, है ना। दूसरा होता है इनवर्टिब्रेट्स में बैकबोन नहीं होता है। अच्छा, इसका एग्जांपल हो गया फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, हम लोग वर्टिब्रेट्स है ना। अच्छा, नॉन वर्टिब्रेट्स में क्या हो गया, अर्थवॉर्म, इंसेक्ट, इसमें बैकबोन नहीं होते हैं भाई, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वर्टिब्रेट्स। अच्छा, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, वर्टिब्रेट्स के अंदर भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि फिशेस हो गया, एम्फीबियंस हो गया, तीसरा रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गया, और 5वां मैमल्स हो गया, ठीक है, मैमल्स हो गया। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, कैसे, ये तो बर्ड्स को बेटा एप्स कहते हैं, ठीक है, मैमल्स को तो मैमल्स ही कहते हैं। ऐसे परम याद कर सकते हो, परम। पी से पाइसेस, पाइसेस क्या होते हैं, फिशेस होते हैं, ठीक है, पाइसेस भी कहते हैं ना इसे, फिशेस को। ए से होता है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस जो लैंड वाटर दोनों पे रह सकते हैं, इसलिए एम्फीबियन कह रहे हैं इसे। आर से है रेप्टाइल्स, ठीक है। ए से है बेटा एप्स यानी कि बर्ड्स, है ना, और एम से क्या हो गया, मैमल्स। तो ऐसे परम वर्ड से आप याद कर सकते हो सारे वर्टिब्रेट्स के नाम, ठीक है, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। क्लियर है। इनके फिश के फीचर्स की बात करें तो वाटर में रहते हैं, इनके पास गिल्स होता है ब्रीदिंग के लिए, इसका एग्जांपल हो गया रोहू, है ना, रोहू फिश तो काफी फेमस है इंडिया में। एम्फीबियंस की बात करें, एम्फीबियंस के बारे में बोला जाए तो लैंड वाटर दोनों पे रहता है, इसका एग्जांपल हो गया फ्रॉग, सैलेमेंडर, ये सब इसमें आते हैं। क्लियर है। अच्छा, रेप्टाइल्स में आता है, रेप्टाइल्स के ना ड्राई स्किन होते हैं, क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, ये भी, है ना, इसका एग्जांपल हो गया स्नेक। बर्ड्स में बात करें, फेदर्स होता है फ्लाई करने के लिए, पिजन हो गया, जो भी बर्ड्स हैं सारे एप्स में आ जाते हैं। लास्ट मैमल्स। बेटा मैमल्स के बारे में 2 फीचर याद रखना। मैमल्स मतलब मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके फीमेल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होता है। क्यों होता है? टू फीड मिल्क, है ना, मिल्क को फीड करने के लिए अपने यंग वंस को क्या करते हैं, मिल्क फीड कराते हैं। यही पहचान है मैमल्स का। मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड होगा मिल्क फीडिंग कराने के लिए, और इनके बॉडी पे हेयर होता है, मैमल्स की बॉडी पे हेयर होता है, ये पहचान है मैमल्स का। क्लियर है। इसका एग्जाम्पल हो गया ह्यूमंस। क्या सिर्फ ह्यूमंस ही है? नहीं बेटा, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, तुम्हारा मंकी हो गया, है ना, ये सब के सब बेटा किस में आते हैं? मैमल्स में ही आते हैं। कोई भी जानवर आप देख रहे हो, उनके फीमेल के पास मेमोरी ग्लैंड है, ब्रेस्ट है, मिल्क फीडिंग कराते हैं बच्चों को, ठीक है, वो भी मैमल्स हैं। ठीक है। एक आपको डाउट हो सकती है ब्लू व्हेल और डॉल्फिन में, ठीक है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल बेटा फिश नहीं है, ये मैमल्स है, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, अपने यंग वंस को मिल्क फीडिंग कराते हैं। आजकल वो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल वीडियो हो रहा है ना, ब्लू व्हेल अपने बच्चे को मिल्क फीडिंग करा रही है और समुद्र में उसका मिल्क मतलब मिक्सअप नहीं हो रहा, सीधे उसका बच्चा फीडअप कर ले रहा है। ठीक है। तो बेसिकली ब्लू व्हेल यानी कि जो व्हेल्स हैं वो भी क्या है, मैमल्स ही तो हैं भाई। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं लीव्स एंड देयर वेनेशन। अब जरा हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले, प्लांट्स के स्ट्रक्चर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मॉर्फोलॉजी स्टडी करेंगे, ऊपर ऊपर से स्टडी करना है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में। तो प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। ठीक है, प्लांट्स मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ
एक्सटर्नल, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की जो स्टडी करते हैं, ठीक है, इसी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं और हम प्लांट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। सो सबसे पहले शूट सिस्टम की बात करते हैं। शूट सिस्टम क्या होता है? जैसे कि लेट सपोज हमारे पास ये प्लांट है, ठीक है, एक मैं रफ डायग्राम बना ले रहा हूं, ठीक है, ये प्लांट है, ग्राउंड के नीचे वाले को हम रूट सिस्टम के अंदर कंसिडर करते बेटा, ठीक है। अच्छा, जो ऊपर वाला होता है पार्ट, इसको हम शूट सिस्टम में कंसिडर करते हैं। इतना गंदा प्लांट दिखता नहीं भाई, थोड़ा ड्राइंग ही ऐसा, ठीक है, मान लो ये प्लांट है, क्लियर है। तो ऊपर वाला हो गया, ग्राउंड से अबव द ग्राउंड क्या हो गया? शूट सिस्टम, शूट सिस्टम, ठीक है। और बिलो द ग्राउंड क्या हो गया बेटा जी? रूट सिस्टम हो गया, रूट सिस्टम हो गया, ठीक है। शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, क्लियर है। तो शूट सिस्टम में आता है स्टेम, लीफ, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारे शूट सिस्टम में होते हैं, अबव द ग्राउंड होते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम स्टडी करने वाले इसमें लीफ के बारे में। सो लीफ क्या होता है? जनरली ग्रीन होता है। क्यों ग्रीन होता है? क्वेश्चन आ सकता है, क्यों ग्रीन होता है बेटा? क्योंकि इसके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। इस क्लोरोफिल के वजह से ही लीफ का कलर ग्रीन होता है। क्लोरोफिल का एक मेन फंक्शन होता है, उसका नाम है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। भाई अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो प्लांट सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, क्लियर है। अच्छा, सो भाई बेसिकली लीफ का क्या काम है? फोटोसिंथेसिस करना, तभी तो क्लोरोफिल है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस तो पता ना आप सभी को क्या होता है? फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है किसी चीज को बनाना। किस चीज को बनाना? फूड को बनाना। लाइट के प्रेजेंस में जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्लांट होते हैं, वो फूड प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, क्लियर है। चलिए, सो पार्ट्स ऑफ लीफ की हम बात करें तो ये लीफ हो गया, ठीक है, ये लीफ हो गया। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लीफ ब्लेड कह रहे हैं, क्लियर है। लीफ जब स्टेम से कनेक्ट होती है, एक स्ट्रक्चर से, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्ट होती है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं, क्लियर है, पीटियोल कहते हैं बेटा, ठीक है। पीटियोल क्या करता है? लीफ को स्टेम से कनेक्ट करवाता है। इसके अंदर ऐसे वेन्स होते हैं, ये हमारे वाले वेन्स नहीं, मतलब थोड़ा बहुत फंक्शन वैसे ही होता है, ट्रांसपोर्टेशन कंडक्शन का फंक्शन होता है। तो ये जो साइड साइड में देख रहे हो बेटा, मेन्स होता है, ये बीच में मेन वेन होता है, ठीक है, मिड ड्रिप कहते हैं इसे, ठीक है। और ये साइड साइड में मेन्स है, ये मार्जिन हो गया, टिप हो गया। सो सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं हम पार्ट्स ऑफ लीफ में पीटियोल के बारे में। पीटियोल क्या है बेटा? पीटियोल बताया था ना, लीफ स्टॉक है जो कनेक्ट करता है किसको? लीफ को स्टेम से। स्टेम को लीफ से जोड़ने का काम किसका होता है? पीटियोल का होता है। लैमिना क्या है? ये जो पूरा लीफ ब्लेड है, ये पूरा लीफ का सरफेस है, ये क्या होता है बेटा जी? लैमिना होता है, ठीक है। फ्लैट होता है, ब्रॉड होता है, ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, इसी के अंदर क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। अच्छा, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। क्यों है मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? बिकॉज इसमें क्लोरोफिल होता है भाई, ठीक है। और क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और फोटोसिंथेसिस करवाएगा। आगे बात कर रहे हैं हम वेन्स। वेन्स क्या है बेटा? वेन्स कैरी करता है, क्या कैरी करता? वाटर एंड मिनरल्स को लीफ में ट्रांसपोर्ट करवाता है। लीफ में खाना बनना तो भाई वाटर मिनरल्स तो चाहिए ना, न्यूट्रिशन तो चाहिए उसे भी। फूड फ्रॉम द लीफ टू द अदर पार्ट्स, और जो लीफ में फूड बन रहा है उसको डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन करवाता है वेन, ठीक है। यही वेन जाके आगे कनेक्ट हो जाता है फ्लोएम से, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करता है, आपको पता है, ठीक है। और जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल आते हैं, ठीक है, याद कर लेना। जाइलम वाटर मिनरल ट्रांसपोर्टेशन करवाता है प्लांट में, फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्टेशन करवाता है, अभी हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम, ठीक है। सो इतना नोट डाउन कर लीजिए, देन फिर हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, लीफ को ना अगर माइक्रोस्कोप के अंदर ले जाके देखोगे तो उसके लोअर सरफेस पे ना बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ऐसे आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हो, है ना, अनएडेड या नेकेड आई से आप देख नहीं सकते हो, उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा। तो माइक्रोस्कोप से लीफ को सरफेस को देखा जाए तो उसके अंदर बहुत छोटे छेद होते हैं, उसी को स्टोमेटा कहते हैं। सो स्टोमेटा है क्या? टाइनी पोर्स प्रेजेंट मोस्टली ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ इज कॉल्ड स्टोमेटा, ठीक है। मतलब मान लीजिए बेटा ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, इसको हमने जूम करा पावरफुल माइक्रोस्कोप से, ठीक है, जूम करा तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स नजर आए, इसी को बेटा जी स्टोमेटा कहते हैं, क्लियर है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। अच्छा जी, स्टोमेटा के साइड में, ये जो साइड में जो ये राजमे के आकार का जो शेप का मतलब सेल दिख रहा है ना, इसको हम गार्ड सेल्स कहते हैं, ठीक है, गार्ड सेल्स कहते हैं, गार्ड सेल्स, क्लियर है। और जो अंदर ओपनिंग है इसको स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं, ठीक है। ये जो अंदर में जो ओपनिंग दिख रहा है ये स्टोमेटल ओपनिंग है, स्टोमेटल ओपनिंग है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? चलिए अब वन बाय वन इसके फंक्शन को स्टडी कर ले रहे हैं। सो फंक्शन की बात करें, क्या फंक्शन है स्टोमेटा का, क्यों है ये छेद, ठीक है। सो इसका जो फंक्शन है बेटा वो ये है कि भाई
प्लांट भी तो रेस्पिरेशन करते हैं ना, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, और ये ऑक्सीजन बनाते भी है तो छोड़ते भी होंगे ऑक्सीजन। किससे छोड़ते हैं? ये जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है कहां से हो रहा है? स्टोमेटा से हो रहा है। ठीक है, सो जब फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, इधर के साइड में लिख रहा हूं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। सो बेटा जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेता है। बट थ्रू आउट द डे एंड नाइट क्या चल रहा होता है? रेस्पिरेशन। भाई रेस्पिरेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जब तक प्लांट जिंदा तब तक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, लाइफ प्रोसेस है भाई वो। ठीक है, सो जब रेस्पिरेशन हो रहा होता है प्लांट में, जब रेस्पिरेशन हो रहा हो प्लांट में, जो कि हमेशा ही होते रहता है, तो इसमें ऑक्सीजन अंदर लेते हैं प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, ज्यादातर बच्चे यही कंफ्यूजन में रहते हैं, नहीं भैया क्या बोल रहे हो, ये ऑक्सीजन प्लांट देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। बेटा वो फोटोसिंथेसिस में हो रहा होता है। ठीक है, रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन लेगा ही ना प्लांट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। चलो भाई, तो दोनों ही प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो वन वर्ड में बोला जाए तो स्टोमेटा का क्या काम होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस? रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। चलो सेकंड फंक्शन की बात करें, हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ये तो हो ही गया, रेस्पिरेशन में करवा ही रहा है। ठीक है, थर्ड जो बहुत मेन है उसका नाम है हेल्प्स इन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं इसे। क्या होता है ट्रांसपायरेशन? तो देखो, जो प्लांट्स हैं वो वाटर को लॉस करते हैं। ठीक है, वाटर को लॉस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेपर। ठीक है, तो प्लांट के अंदर से बेटा वाटर बाहर निकलता है वेपर के फॉर्म में। वेपर बोले तो भैया गैस के फॉर्म में निकलता है। तो इसी लूजिंग ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू प्लांट्स बाय स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। सो ट्रांसपायरेशन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है? आइए लिखवा दे रहे बेटा ट्रांसपायरेशन का डेफिनेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर in the form of vapor by the plants through stomata is called ट्रांसपायरेशन। इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। यानी दो चीज कर रहा है स्टोमेटा, एक्सचेंज ऑफ गैस और दूसरा ट्रांसपायरेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। अब बात कर रहे हैं वेनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय वेनेशन? वेनेशन क्या होता है? तो जो लीफ पे जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है ना, अरेंजमेंट पैटर्न, इसी अरेंजमेंट पैटर्न को हम क्या कहते हैं? वेनेशन कहते हैं। सो वेनेशन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ। अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। वेनेशन का डेफिनेशन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, पर पहले तो ट्राई करनी है समझने का। ठीक है, पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। याद करने वाला काम तो 50% समझ के ही हो जाता है, 50 के 80% आप समझ लिए, याद तो फिर हो ही जाएगा। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ वेनेशन। ठीक है, हमने वेनेशन देखा कि बेटा जो ये वेन्स है ना, इसके अरेंजमेंट है। क्या ये अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं बेटा, देख सकते हो डिफरेंट लीफ में डिफरेंट वेनेशन नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो हम बेसिकली वही टाइप्स ऑफ वेनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहला जो वेनेशन है वो है रेटिकुलेट वेनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है? वेन्स इसमें क्या करते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क बनाते हैं, देख रहे हो वेब लाइक स्ट्रक्चर है, इन सब में नेटवर्क बन रहा है। ये सारे के सारे क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है बेटा। ठीक है, सो बेसिकली जब वेन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक पैटर्न बनाते हैं, उसे रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? वन ऑफ द मेन विथ मेनी ब्रांचेस। अच्छा, इसमें एक मेन वेन होता है, देखो एक मेन वेन होता है और उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। ठीक है, मेन वेन है, बहुत सारे ब्रांचेस हैं। क्लियर है? अच्छा, एग्जाम्पल हो गया मैंगो, कोरिएंडर, रोज, पी, जैस्मिन। एक चीज नोटिस कर रहे हो, ये सारे के सारे डाइकोट प्लांट है बेटा। सारे के सारे क्या है? डाइकोट प्लांट्स है। अब ये डाइकोट मोनोकोट क्या होता है अभी आ रहा है, उसमें बताएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लो, बस अभी इतना याद कर लो भाई, डाइकोट प्लांट्स है। अभी डाइकोट मोनोकोट सब समझेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, सो ये सारे के सारे क्या आते बेटा? रेटिकुलेट वेनेशन थे भैया। ये वाला ये भाई पैरेलल वेनेशन है, ये थोड़ा अलग है, इसको स्टडी कर रहे हैं हम यहाँ पे। पैरेलल वेनेशन क्या है भाई? पैरेलल वेनेशन क्या है? सो पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स है, नाम से पता लगा पैरेलल, यानी वेन्स पैरेलली रन करते हैं। ठीक है, ये जो लीफ है इसमें जो वेन्स है ना बेटा, ऐसे पैरेलली रन कर रहे होते हैं। ठीक है, सो इसमें वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। एग्जाम्पल हो गया बनाना हो गया, ग्रास हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। सारे के सारे प्लांट, जितने जो प्लांट मेंशन है वो सब के सब बेटा यहाँ पे मोनोकॉट प्लांट्स हैं। ठीक है, मोनोकॉट प्लांट्स। भैया मोनोकॉट्स क्या होता है? थोड़ा सब्र करो, डाइकोट मोनोकॉट सब बताऊंगा, अगले स्लाइड में आने वाला है थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए, सो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे प्रोसीड कर रहे हैं।
अब बात करते हैं रूट सिस्टम की। शूट सिस्टम हमने देख लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में, रूट सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो क्या भैया रूट भी बहुत प्रकार के होते हैं? हाँ भाई, रूट्स के भी टाइप्स होते हैं। यहाँ पे मेनली हम दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। एक तो है बेटा जी टैप रूट, और दूसरा कौन सा है, फाइब्रस रूट है। ठीक है, टैप रूट की बात करा जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ रूट में दो रूट डिस्कस करेंगे। इसको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में आप लिखना, ताकि पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना, राइट द डिफरेंस बिटवीन टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, 3 से 4 नंबर दिलवा सकता है आपको, वो ऐसे ही आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बना देना, डायग्राम लास्ट में भी बना सकते हो, बट डायग्राम बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। ठीक है, चलो। सो टैप रूट में क्या होता है, इसमें बेटा जी एक मेन रूट होता है और उसके साइड में सेकेंडरी रूट निकल रहा होता है, फिर टर्शियरी रूट, मतलब एक मेन रूट तो प्रेजेंट होगा इसके अंदर, ये पहचान है। तो वन मेन रूट होता है विथ स्मॉलर साइड रूट, क्योंकि सेकेंडरी टर्शियरी हो सकता है। ठीक है, दूसरा किसमें पाया जाता है, ज्यादातर ऐसे प्लांट जिनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन है। क्या मैं कह सकता हूं रेटिकुलेट वेनेशन वाले तो भैया डाइकोट प्लांट है? हाँ जी, तो भाई डाइकोट प्लांट के अंदर कौन सा वेनेशन पाया जाता है, कौन सा रूट पाया जाता है, टैप रूट पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर हम बात कर रहे हैं बेटा फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में क्या होता है भाई, इसमें कोई मेन रूट नहीं है, बेस ऑफ द स्टेम से बहुत सारे रूट निकल रहा है, ऐसे फाइबर, झुंड, गुच्छा जैसा। ठीक है, सो इसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट कहते हैं। मैनी थिन रूट्स ऑफ अ स्मॉलर साइज निकलते हैं एट द बेस ऑफ स्टेम से। ठीक है, किसमें पाया जाता है, ऐसे प्लांट में पाया जाता है जिनके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं भैया मोनोकोट प्लांट का पहचान है? बिल्कुल, मोनोकोट जो प्लांट है उसके अंदर क्या पाया जाता है, फाइब्रस रूट पाया जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, अभी हमने पढ़ा भैया कि जो डाइकोट रूट है, जो डाइकोट प्लांट है, उनके अंदर दो फीचर हमने स्टडी करा। अभी क्या कर बेटा, अभी एक तो इसमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है, और दूसरा टैप रूट पाया जाता है। अच्छा, मोनोकोट प्लांट का दो पहचान पड़ा, एक तो फाइब्रस रूट, और अभी हमने पढ़ा कौन सा पैरेलल वेनेशन पढ़ा। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कोटिलेडन। वो बार बार बोल रहा था ना डाइकोट मोनोकोट क्या होता है। ठीक है, एक आपको मैं टेबल दूंगा, सारा याद हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं भाई डाइकोट प्लांट्स और मोनोकोट प्लांट्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ये स्टार्ट होता है नंबर ऑफ कोटिलिडॉन से। कोटिलिडॉन क्या होता है, जो गोला गोला स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी को कोटिलिडॉन कहते हैं। कोटिलिडॉन आप ऐसे मान लो कि सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, बच्चा मान लो, है ना, प्लांट का बच्चा मान लो। तो सीड के अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो तो अभी प्लांट बना नहीं है ना, अभी तो लीफ निकले नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा, फूड नहीं बन रहा होगा, तो कैसे जिंदा है, क्या खाना खाएगा? तो कोई कहीं ना कहीं फूड का स्टोरेज है, बिल्कुल है। उस स्टोरेज को हम क्या कहते हैं बेटा, कोटिलिडॉन कहते हैं। यानी कोटिलिडॉन के अंदर भैया फूड स्टोर होता है, किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए। वो जो छोटा प्लांट है, बेबी प्लांट है, बच्चा प्लांट है, उसके लिए बेटा फूड स्टोर होता है कोटिलिडॉन में। सो बेसिकली कोटिलिडॉन है क्या, इसको सीड लीव्स भी कह देते हैं, या स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी यहाँ पे फूड स्टोर होता है बेटा, फूड स्टोर होता है किसके लिए, नरिशमेंट के लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो का। ठीक है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट, यानी कि न्यूट्रिशन, नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोटिलिडॉन के बारे में। अब कोटिलिडॉन दो प्रकार के होते हैं, एक तो पाया जाता है मोनोकोट और दूसरा पाया जाता है डाइकोट। ठीक है, अब डाइकोट को हम डाइकोटिलिडॉन जिसमें होता है डाइकोट सीड बोल देते हैं, जिसमें मोनोकोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, एक कोटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, उसको मोनोकोट। भाई नाम में ही सब मतलब छुपा हुआ है। डाइकोट का मतलब क्या है, इसके अंदर दो कोटिलिडॉन है। कोटिलिडॉन अभी बताया ना, फर्स्ट लीफ होता है या स्टोरेज ऑफ फूड होता है, जो अपीयर होता है फ्रॉम अ सीड, जो सीड के अंदर होता है, सीड से निकलता है। ठीक है, डाइकोट सीड में दो कोटिलिडॉन होते हैं, देख सकते हो, एक ये लेफ्ट और एक राइट। ठीक है, अच्छा, सीड कैन स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स। इसमें सीड को दो हिस्सों में बांट सकते हो, देख सकते हो इसको भाई, है ना, ये जो ग्राम है इसको दो हिस्सों में काट सकते हो। क्यों, दो कोटिलिडॉन है ना, इसलिए डाइकोट कह रहे हैं। ठीक है, उस सीड को डाइकोट और उस प्लांट को क्या कहेंगे, डाइकोट प्लांट कहेंगे। ठीक है, पूरा डाइकोटिलिडॉन, शॉर्ट में डाइकोट बोल देते हैं। एग्जाम्पल हो गया ग्राम, पी, बीन, ये सब बेटा डाइकोट प्लांट्स के एग्जाम्पल हैं, यानी इसमें दो कोटिलिडॉन पाए जाते हैं। मोनो का मतलब क्या है, एक, और कोट का मतलब कोटिलिडॉन है ना। सिंगल कोटिलिडॉन, एक कोटिलिडॉन पाए जाते हैं, ये स्प्लिट नहीं होते हैं दो पार्ट्स में। ठीक है, क्योंकि एक ही कोटिलिडॉन है ना भाई। जो भी अनाज वगैरह है, मोनोकोट प्लांट्स है, उनके अंदर बेटा मोनोकोट सीड यानी कि एक ही कोटिलिडॉन पाया जाता है। जैसे व्हीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया। पहचानने का तरीका क्या है, ये क्या आ गया यार, हाँ, पहचानने का तरीका बेटा जो भी अनाज है, ग्रास है, ये सब के सब बेटा मोनोकोट्स में आते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात? ज्यादातर फ्रूट्स किस में आते हैं, डाइकोट्स में आते हैं। ये पहचानने का तरीका है। ये सब बातें ना लिख लिया करो अपने शब्दों में, जरूरी नहीं इंग्लिश में लिखो, किसी भाषा में जो तुम अंडरस्टैंड कर सकते हो इजीली, उसमें लिख सकते हो सारी बातें। क्लियर है, चलिए। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो बेटा, दो कोटिलिडॉन है ना, और ऊपर में प्लिम्यूल होता है, नीचे में रेडिकल। याद रखना, पी से प्लिम्यूल, है ना, पी से प्लांट। ठीक है, प्लांट यानी कि जो स्टेम है,
वो स्टेम ऊपर में प्लिम्यूल से निकलता है। आर से रेडिकल, आर से रूट, बेटा रूट रेडिकल से निकलता है, नीचे वाला पार्ट रेडिकल रूट बनाएगा, ऊपर वाला पार्ट प्लिम्यूल स्टेम बनाएगा। क्लियर है? चलो अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं मोनोकोट। मोनोकोट का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है। क्लियर है? मोनोकोट का स्ट्रक्चर बेटा कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं इसमें सिंगल कोटिलेडॉन नजर आ रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात आ रहा है समझ में? भाई एक चीज करना भाई, साथ साथ नोट्स बनाना, ठीक है? क्लास लेते समय बना लो या क्लास जस्ट खत्म होने के बाद बना सकते हो, बट हाँ ट्राई करना कि भाई इसको पेंडिंग मत छोड़ देना, ठीक है? पेंडिंग मत छोड़ देना, इससे क्या होगा, बैकलॉग लग जाएगा, और एक बार बैकलॉग लग गया तो भाई बहुत दिक्कत होता है। क्लियर है? बहुत दिक्कत होता है। चल भाई, सो अब एक छोटा सा मैं टेबल देने वाला हूं, बहुत ही काम का टेबल है। इसको बेटा ज्ञान की बात में नोट कर लो, GKB, ठीक है? ज्ञान की बात में इसे नोट कर लीजिए बेटा, ज्ञान की बात में इसे नोट कर लीजिए, GKB, ठीक है? इसमें है क्या, इधर फीचर की बात करेंगे, इधर प्लांट्स की बात करेंगे। क्लियर है? फीचर, प्लांट्स। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं कोटिलिडॉन्स, फिर वेनेशन, फिर रूट्स। कोटिलिडॉन की बात करा जाए तो डाइकोट में 2 कोटिलिडॉन होता है, मोनोकोट प्लांट में 1 कोटिलिडॉन होता है। क्लियर? सेकंड, वेनेशन की बात कर रहे हैं, डाइकोट में भी मैंने पढ़ा रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है? और मोनोकोट में क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है, ठीक है? तीसरा, रूट्स की बात करें तो समझ में आ गया भाई, जो डाइकोट है टैप रूट और मोनोकोट में फाइब्रस रूट। तो भाई ये टेबल बना लेना, ठीक है? अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका एक तरह से समरी हो गया तीनों टॉपिक का। चलिए, सो इतना फटाफट नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। अब या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या बेटर आप नोट डाउन कर लो। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आगे नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा हैबिटाट। हैबिटाट क्या होता है, ठीक है? तो भाई हैबिटाट कुछ नहीं यार, वो जगह है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जिस प्लेस, जिस स्थान पे, जिस जगह पे रह रहा है उसी को हैबिटाट कह देते हैं। हम बेटा लैंड पे रहते हैं, ठीक है? तो हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटाट हो गया। कुछ ऑर्गेनिज्म प्लांट में वहाँ पे मतलब वाटर में रहते हैं तो उसे हम एक्वाटिक हैबिटाट कह देते हैं। तो जो भी सराउंडिंग है, स्पेस है, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसे हम हैबिटाट कहते हैं। सो डेफिनेशन क्या है, नेचुरल प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स, दैट्स इट, खत्म, इतना ही डेफिनेशन है, ठीक है? टाइप्स की बात करें, अभी हमने 2 डिस्कस करा था ना, एक तो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट होता है और दूसरा क्या होता है, एक्वाटिक, ठीक है? टेरेस्ट्रियल हैबिटाट वो ऑर्गेनिज्म जो लैंड पे रहते हैं, एक्वाटिक में वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे रहते हैं, ठीक है? वाटर में रहते हैं, ठीक है? चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, ठीक है? प्लांट होगा तो एक्वाटिक प्लांट बोल देंगे, एनिमल होगा तो एक्वाटिक एनिमल बोल देंगे। क्लियर है? तो एक्वाटिक हैबिटेट वाटर वाला हो गया, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट लैंड वाला हो गया, है ना? इसका एग्जांपल हो गया डेजर्ट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स, ये सब हो गया। एक्वाटिक में हो गया फ्रेश वाटर में पॉन्ड, रिवर, लेक, ये सब आ जाता है, ठीक है? मैराइन वाले में सी आ गया, ओशन आ गया, कुछ लेक भी क्या होते हैं, सॉल्टी होते हैं। क्लियर है? तो ये मैराइन हो गया, ठीक है? मैराइन हो गया, फ्रेश वाटर हो गया। क्लियर है? फ्रेश वाटर वो पानी जो पी सकते हो, ड्रिंकेबल है। मैराइन जो कि सॉल्टी होता है ना। तो ये 2 प्रकार के एक्वाटिक हैबिटेट हो गए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अडेप्टेशन। तो भाई अभी हमने पढ़ा हैबिटेट, जहाँ पे हम रहते हैं। अच्छा, जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो बॉडी में फीचर होना चाहिए, कुछ ना कुछ, मतलब एक तरह से वहाँ पे ढलना होगा ना, मैं उस ढलने को ही हम अडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है? सो अडेप्टेशन बेसिकली क्या होता है कि कोई एक यूनिक फीचर या कुछ बिहेवियर हो सकता है, कुछ फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, कोई भी बिहेवियर, कोई भी चेंजेस, कोई भी फीचर हो सकता है जो हेल्प करता है टू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर हैबिटेट, ठीक है? उस फीचर को ही हम अडेप्टेशन कह रहे हैं। सो अडेप्टेशन है क्या? स्पेशल फीचर दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ठीक है? ऐसा स्पेशल फीचर जो ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए, उस फीचर को, उस हम ढलने को, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन कह देते हैं। क्लियर है? टाइप्स ऑफ अडेप्टेशन, तो डिफरेंट हैबिटेट पे डिफरेंट अडेप्टेशन दिखा जाता है। जैसे कि डेजर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे थिक स्टेम आ जाता है, वाटर स्टोर करने के लिए, वाटर लॉस ना हो, ठीक है? लीफ स्पाइन्स होते हैं, कांटेदार होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस कम होगा, ठीक है? तो वाटर वैसी स्कैरसिटी है वहाँ पे वाटर का। सो वाटर लॉस को तो बचाना ना भाई, है ना? वाटर लॉस नहीं होने देना है, तो उसके लिए बेटा क्या होता है, लीफ बिकम स्पाइन्स, ठीक है? डेजर्ट एनिमल्स की बात करा जाए तो कैमल अपने फैट में, फैट जो कैमल के पीछे हम्प होता है ना, वहाँ पे फैट स्टोर करता है, पानी स्टोर नहीं करता, फैट स्टोर करता है। इसका ऑक्सीडेशन से पानी बनता है, ठीक है? ऐसा मत मानना कि पानी लेके चल रहा हो, ठीक है? बेसिकली वहाँ पे हम्प में क्या होता है बेटा, फैट स्टोर होता है, इस फैट का ऑक्सीडेशन होता है, देन फिर वाटर का इस्तेमाल करा जाता है। लार्ज लेग्स होते हैं ताकि इजीली सैंड पे, गद्देदार पैर होते हैं ना उनके, ठीक है? सरफेस एरिया ज्यादा होगा, प्रेशर एरिया ज्यादा, अरे भाई ये नहीं पढ़ा आपने फॉर्मूला, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम ना, इसलिए कैमल का जो फीट होता है उसका एरिया ज्यादा होता है। कि आप बोल रहे हो भैया बायो में फिजिक्स, भाई ये हर जगह है, ठीक है? सो नोट कर लो इसे कि एरिया ज्यादा प्रेशर कम। स्कूल बैग्स आपका जो स्ट्रिप्स होते हैं वो भी चौड़े होते हैं ताकि प्रेशर कम लगे, समथिंग लाइक दैट। इनका एरिया ज्यादा होता है तो प्रेशर कम लगता है, सैंड में धंसते नहीं है, इजीली चल पाते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स के। तो इनमें गिल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए, जैसे हमारे में लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन ब्रीदिंग के लिए, ठीक है?
स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि इजीली पानी को काट सके, स्विम कर सके, है ना। पोलर एनिमल्स की बात करें, थिक फर होता है, इंसुलेशन होता है ताकि बेसिकली इनको ठंड ना लगे और हीट लॉस ना हो, है ना, ठंड ना लगे, हीट लॉस ना हो। क्लियर है। चलो, फैट लेयर भी होता है यहाँ पे, फैट लेयर जिसमें ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका हीट लॉस कम होगा और वो इजीली कोल्ड क्लाइमेट में भी अडेप्ट कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। सो अब वन बाय वन हम एक एक हैबिटाट डिस्कस करेंगे, देन फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो भाई इतना देर बने रहे, ठीक है, आपका सल्यूट है भाई, डेडिकेशन को सल्यूट है, ठीक है। बस थोड़ा सा और बने रहो, 10 से 15 मिनट में चैप्टर को खत्म करने वाला हूं मैं। क्लियर। सो डेजर्ट हैबिटाट हमारा सबसे पहले टेरेस्ट्रियल चलेगा। टेरेस्ट्रियल में हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं क्या, डेजर्ट हैबिटाट के बारे में, ठीक है। इसका फीचर क्या है, तो डेजर्ट का फीचर ये होता है बेटा, वेरी हॉट होता है, नाम से पता लगा डेजर्ट है, बहुत हॉट होगा, और कोल्ड होता है नाइट में। अच्छा, जो चीज़ बहुत जल्दी गर्म होती है ना, वो बहुत जल्दी ठंडी भी होती है, ठीक है। सो रेत का यही खास बात है कि बहुत जल्दी गर्म भी हो जाता है और बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाता है, ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। सो हीट लॉस फास्ट हो जाता है ना इसमें। अच्छा, दूसरा बात कर रहे हैं, वेरी लिटल रेनफॉल। भाई रेनफॉल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तभी तो डेजर्टिफिकेशन हो गया, डेजर्ट बन गया है, ठीक है। अच्छा, रेनफॉल नहीं हो रहा है तो ड्राई होगा, सैंडी एरिया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डेजर्ट्स जो हैबिटाट है उसके फीचर हो गया। अब क्या एनिमल, कौन कौन से एनिमल, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएगा आपका, एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। डेजर्ट में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, तो कैमल हो गया बेटा, स्नेक हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, रैट हो गया, वल्चर हो गया, ये सब देखे जाते हैं बेटा एनिमल्स कहाँ पे, डेजर्ट में, ठीक है, क्योंकि ये झेल सकते हैं ना गर्मी को, है ना। अब हम बात कर रहे हैं अडेप्टेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कौन कौन से अडेप्टेशन है जिसके वजह से डेजर्ट हैबिटाट में सर्वाइव कर पा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो कैमल के पास हम्प होता है जो स्टोर करता है क्या, वाटर नहीं, फैट को स्टोर करता है, ठीक है। ये बेटा लिव कर सकते हैं विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज, है ना, बहुत दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। स्नेक की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, स्नेक की बात करें तो स्लिथर्स ऑन सैंड, सैंड पे इजीली बेटा ये क्रॉल वगैरह कर लेते हैं। और एक चीज और है क्या, ये बरोज में छुप जाते हैं, जब दिन का समय होता है ना, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, बरोज छेद बना लेते हैं, उसके अंदर रह जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर, बाकी रात को बाहर निकलते हैं शिकार वगैरह पे, ठीक है। फिर बात करते हैं स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन बेटा एक्टिव एट नाइट, नाइट में एक्टिव होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है, दिन में निकलेंगे जल जाएंगे ना। अच्छा, रैट की बात करें, लिव्स इन बरोज टू एस्केप हीट। अच्छा, ये जो हीट से एस्केप हो रहे हैं बेटा, ठीक है, वो ज्यादातर रात को ही बाहर निकलेंगे, क्लियर है, दिन में ये अपने बरोज में ही रहते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अडेप्टेशन इन प्लांट। अब डेजर्ट में जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ आपका एनिमल ही रह रहा है, प्लांट भी तो रहेगा, दोनों ही रह रहे हैं भाई, ठीक है। सो यहाँ पे प्लांट में अडेप्टेशन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो बहुत फेमस प्लांट है, डेजर्ट आते ही आपके माइंड में आता होगा कैक्टस, ठीक है। तो ये जो कैक्टस है, इसकी फीचर ये बेटा, थिक स्टेम होता है, जितना मोटा स्टेम होगा उतना ज्यादा वाटर स्टोर कर पाएंगे। सेकंड, लीव्स का सरफेस एरिया बहुत कम होगा, इतना कम कि कांटेदार होते हैं, ठीक है, वो जो चुभ जाता है, कांटे दिखाते हैं ना, वो एक्चुअली में लीव्स होता है बेटा, ठीक है। इतना कम रिड्यूस हो जाता है, कम सरफेस एरिया हो जाता है ताकि वाटर लॉस मिनिमाइज कर सके, है ना। पानी वैसे ही कम है तो उसको बचाना भाई, सेव करना है, इसलिए रिड्यूस वाटर लॉस कैसे करते हैं, लीफ का सरफेस एरिया बहुत छोटा करके, स्पाइन बन जाते हैं, कांटेदार बन जाते हैं, ठीक है। अकेशिया की बात करें, डीप रूट्स होते हैं, ठीक है, इनके जो रूट्स होते हैं बहुत अंदर गहराई में जाते हैं ताकि वहां से पानी एब्जॉर्ब कर सके, क्लियर है। ऊपर में तो पानी मिलेगा नहीं सैंड में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं माउंटेन हैबिटाट। अपना डेजर्ट क्लियर हो गया, अब आता है माउंटेन, ठीक है, ठंडा ठंडा बढ़िया सा, है ना। तो भाई माउंटेन हैबिटाट में क्या है, एनिमल्स इन माउंटेन की बात करें तो यहाँ पे याक पाए जा रहे हैं, स्नो लेपर्ड पाए जा रहे हैं, माउंटेन गोट पाया जा रहा है, ठीक है। फीचर्स की बात करें भाई, जो माउंटेन है क्या है, वेरी कोल्ड होगा बेटा, ठीक है। दूसरा, स्नोफॉल इसमें हो सकता है, और लेस ऑक्सीजन होता है एट हाई एल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, एयर पतला होते जाता है, इसलिए ऑक्सीजन में कमी आती है। तो ये इसका फीचर है किसका, माउंटेन का। माउंटेन हैबिटाट में अडेप्टेशन इन एनिमल, अगर एनिमल में अडेप्टेशन की हम बात करें, ठीक है, एनिमल में अडेप्टेशन की बात करा जाए बेटा, तो इसके थिक फर होते हैं। थिक फर होगा तो क्या होगा बेटा, थिक फर होगा तो यहाँ पे बॉडी गर्म रखेगा, ठीक है। जो भी एनिमल हैं जो माउंटेन या कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठीक है, माउंटेन या कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, उनके फर आप देख सकते हो काफी थिक होते हैं, ठीक है। क्यों, ताकि वही इंसुलेशन देगा, हीट लॉस कम होगा, गर्मी लगेगी इनको, मतलब ठंड नहीं लगेगी, है ना, ठीक है। स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं ताकि क्लाइंब कर सके, क्लाइंबिंग करनी होती है क्योंकि भाई हाई एल्टीट्यूड है। सम एनिमल्स माइग्रेट इन विंटर, कुछ माइग्रेशन भी शो करते हैं, जब ज्यादा कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन आता है तो भाई वहां से मतलब एक तरह से माइग्रेट करके दूसरे जगह चले जाते हैं जहाँ पे फेवरेबल कंडीशन हो, जहाँ पे वो इजीली सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो माइग्रेशन भी देखा जाता है ऐसे एरियाज में, ज्यादातर बर्ड्स करते हैं, ठीक है। अडेप्टेशन इन प्लांट्स की बात करें, कोन शेप होते हैं, ऐसे कोनिफर प्लांट होते हैं बेटा, ठीक है, कोन शेप के होते हैं। अब कोन शेप से फायदा क्या होगा, कोन शेप से फायदा ये होगा जो भी बर्फ वगैरह गिरेगा ना तो ऐसे नीचे स्लाइड हो जाएगा, है ना। अगर ऐसे होगा तो बर्फ इकट्ठा होता रहेगा, प्लांट ही टूट जाएगा ना भाई,
कॉनिकल होगा तो इजीली स्लाइड ऑफ हो जाएगा, इससे प्लांट सर्वाइव कर सकेगा इजीली। कोन शेप के होते हैं जैसे पाइन हो गया, फर हो गया, ये सब, ठीक है। स्लोपिंग ब्रांचेस होते हैं ताकि स्नो स्लाइड हो सके, ठीक है, लोड ना है प्लांट पे। निडल लाइक लीफ होते हैं, भाई पानी की तो यहाँ भी कमी है क्योंकि ज्यादातर या तो बर्फ में है, ठीक है, बर्फ में है और बारिश वैसे भी कम हो रही है यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। सो यहाँ पे भी इनके लीफ क्या होते हैं बेटा, लीफ क्या होते हैं, बेसिकली स्मॉल होते हैं, निडल लाइक होते हैं ताकि रिड्यूस कर सके वाटर लॉस को, ठीक है। सो ये माउंटेन के बारे में था, अडेप्टेशन इन एनिमल, और इधर अडेप्टेशन इन प्लांट हो गया, ठीक है। अब बात कर रहे हैं एक्वाटिक हैबिटाट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। एक्वाटिक हैबिटाट में पहले फ्रेश वाटर की स्टडी करेंगे, देन फिर मैराइन में ओशन या सीज देखेंगे, ठीक है। तो अडेप्टेशन इन एनिमल्स, एक्वाटिक हैबिटेट है, पानी में रहना है, तो सबसे पहले फिश के बारे में पढ़ रहे हैं। फिश में क्या होता है, गिल्स होता है ब्रीदिंग के लिए, फिन्स होता है स्विमिंग के लिए होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ऐसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि पानी को काट करके, ठीक है, इजीली मूव कर सके। वेल, डॉल्फिन, बेटा ये अभी मैंने बताया था, जो वेल और डॉल्फिन है इनके पास गिल्स नहीं है, इनके पास लंग्स है। क्यों? क्योंकि भाई ये मैमल्स है ना, ठीक है, ये फिश थोड़ी है भाई, ये तो मैमल्स हैं, ठीक है, ये मैमल्स हैं। कैसे पता चला मैमल्स हैं? अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं, मैमरी ग्लैंड पाया जाता है इनके पास, ठीक है। सो बेसिकली ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये दोनों के दोनों मैमल्स हैं, क्लियर है। अच्छा, आगे हम बात कर रहे हैं एडेप्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में कैसा एडेप्टेशन है, तो कुछ फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो तैर रहे होते हैं ऊपर में, जैसे लोटस, वाटर लिली हो गया, ठीक है। फिर कुछ में एयर फिल्ड पार्ट्स होते हैं, एयर फिल्ड होते हैं, जैसे कि जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं ना, उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है, इसको सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते हैं, क्लास 9 में पढ़ोगे टिश्यू चैप्टर में, ठीक है। तो भाई उसमें बेसिकली ना जो एक होता है जो हाइड्रोफाइट्स हैं, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स बोले तो हाइड्रोफाइट्स जो एक्वाटिक कंडीशन में रहते हैं, है ना, एक्वाटिक हैबिटाट में रहते हैं, ठीक है। और इनके अंदर एक स्पेशल टिश्यू पाया जाता है, उस टिश्यू का नाम है एरेनकाइमा। क्या नाम है बेटा? एरेनकाइमा। एरेनकाइमा जो होता है उसके अंदर एयर फिल्ड होता है, जिसकी वजह से उन्हें बॉयंसी मिलती है। जस्ट लाइक आप स्विमिंग पूल या वाटर पार्क में जाते हो तो ट्यूब लेके कूद जाते हो ना, उसके अंदर क्या होता है बेटा, उसके अंदर बेसिकली हवा भरा रहता है, उससे आपको बॉयंसी मिलती है। तो वैसे प्लांट के अंदर भी एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं, सैक होते हैं, ठीक है, एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं। सो उसके कारण उन्हें क्या मिलता है, फ्लोट करने में बॉयंसी प्राप्त होती है, फ्लोट करने में आसानी प्राप्त होता है, ठीक है, इजीली फ्लोट कर सकते हैं ड्यू टू बॉयंसी, ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टेम होते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे तो भाई वाटर करंट में टूट जाएंगे ना, फ्लेक्सिबल होता है इजीली वाटर करंट में मूव कर सकते हैं, उनका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। सो ये था। ओशन हैबिटेट की बात करा जाए, फीचर क्या है, वेरी लार्ज वाटर बॉडी है, पहला सॉल्टी वाटर है, ठीक है, गाढ़ा पानी है, हाई प्रेशर इन द डीप सी, भाई जितना ज्यादा अंदर जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। एनिमल्स इन ओशन, कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, फिश हो गया, वेल हो गया, डॉल्फिन हो गया, ऑक्टोपस हो गया, स्टारफिश हो गया, ये सब ओशंस में पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, ठीक है। अडेप्टेशन इन एनिमल, अब पहले हम एनिमल की अडेप्टेशन की बात करें एक्वाटिक हैबिटेट में। स्ट्रीमलाइन बॉडी है, सो इजीली स्विमिंग कर पाएंगे, गिल्स है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, ब्लबर फैट का मोटा लेयर होता है जिसके वजह से गर्म रहते हैं, इंसुलेशन का काम करता है, हीट लॉस कम होता है। अडेप्टेशन इन प्लांट की बात करें, सीवीड्स हो गया, एल्गी हो गया, फ्लेक्सिबल होते हैं टू मूव विद वाटर करंट्स, है ना, फ्लेक्सिबल प्लांट होते हैं ताकि वाटर पानी के धारा के साथ इजीली मूव कर पाए, ब्रेकडाउन ना हो उनका, ठीक है। सो भाई यहाँ पे हमने सारे हैबिटाट उनके अडेप्टेशन डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं भैया लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी को हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले बात कर रहे हैं व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, पढ़ चुके हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट एनिमल जो पृथ्वी पे पाए जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस ऑफ नेचर के लिए। अब क्या हो रहा है, हमारी जो भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसके कारण बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, उस पर खतरा आ रहा है, उनका लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज इन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, इनका जो पॉपुलेशन है उनमें डिक्रीज देखा जा रहा है, काफी संख्या कम हो रहा है। मैनी स्पीशीज आर डिसअपियरिंग, बहुत सारे स्पीशीज एंडेंजर्ड हैं, बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसी को लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, और ये हमारी एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। क्या ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से लॉस आ रहा है बेटा, तो रीजन यहाँ पे पूछा जा सकता है, कॉजेज ऑफ लॉस, है ना, जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, भाई लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, ठीक है, लार्ज स्केल पे फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। हम जब तक ये चैप्टर पढ़ रहे हैं पता नहीं कितने एकड़ आपके अमेज़न वर्षावन कट चुका होगा सोयाबीन के खेती के लिए, ठीक है। सो भाई आप समझ सकते हो पूरे वर्ल्ड में कितना फिर फॉरेस्ट कट हो रहा है, जैसे जैसे हम अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहर बन रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसके लिए भी फॉरेस्ट काटते हैं, ठीक है। तो भाई हम जो भी चीज़ कर रहे हैं एक चीज़ तो हो रहा है, उसको हम कहते हैं नुकसान, यानी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फिर बात कर रहे हैं भाई पॉपुलेशन,
भाई पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसके वजह से डिमांड पूरा करना है, घर है, ठीक है, जो भी चीज़ हम बना रहे, चाहे डेस्क हो गया, ठीक है, डोर्स वगैरह हो गया, इन सब में लकड़ी चाहिए। लकड़ी कहाँ से आ रहा है भाई? प्लांट से ही तो आ रहा है, फॉरेस्ट से ही तो आ रहा है। अर्बनाइजेशन भी बताया, सिटीज़ का एक्सपेंशन हो रहा है, फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, ठीक है, उनको मतलब जो भी पॉपुलेशन को डिमांड को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं हम नेचर से खिलवाड़ कर रहे हैं भाई। फॉरेस्ट फायर, कुछ तो नेचुरली फॉरेस्ट फायर लग जाते हैं, कुछ के लापरवाही के कारण लग जाते हैं, कैंपिंग करने जाते हैं, ऐसे ही आग लगा के छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हो जाता है, ठीक है, उसके वजह से भी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है। क्लाइमेट चेंज, जो भी हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, ठीक है, पूरा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ठीक है, ओशंस का लेवल बढ़ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज भी रीजन है हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस का, ठीक है। अब वाई बायोडाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, पहले ही बताया था, एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ। इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, फूड, मेडिसिन, ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है, और सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। इसलिए भाई अगर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इनको बचाना तो बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़्यादा ज़रूरी है। तो भाई आपसे पूछा जा सकता है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। तो हमें प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, फॉरेस्ट को सेव करना पड़ेगा, ठीक है, रीफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा भाई, ठीक है, रीफॉरेस्टेशन ट्राई करना पड़ेगा, कम से कम पेट्रोलियम इन सब का इस्तेमाल करा जाए। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज वाइजली, प्रिसाइजली यूज करना भाई साहब, ठीक है, क्रिएट अवेयरनेस, ठीक है, और भाई वही है, नेचर है तो हम हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। सो ये चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, ठीक है। आप इतना देर इस लेक्चर को देखते रहे, उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।